नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर, जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला है एएस राजीव सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ समझेंगे सतर्कता आयुक्त के बारे में। दूसरा है भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। सिप्री की रिपोर्ट आई है, तो सिप्री की रिपोर्ट समझेंगे। तीसरा है हमारा कीर्ति अद्वितीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में है भारत का पहला फ्यूचर लैब सेंटर की कहां पर यह स्थापित किया गया है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के हमारे लेक्चर पर और विस्तार पर चर्चा करेंगे हम इन सभी बिंदुओं पर। सबसे पहले क्या है हमारा सतर्कता आयुक्त। देखिए एएस राजीव जो है वो सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं के बारे में हम समझेंगे, इसीलिए यह चर्चा में और हम पढ़ रहे हैं। अब सतर्कता आयुक्त को जानना ज्यादा जरूरी है और किनको नियुक्त किया गया है ये हमें पता चल गया है। अभी वर्तमान में यदि बात की जाए कौन है, तो वो है आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं प्रेजेंट में। जैसे ही इनका कार्यकाल अब खत्म होने वाला है तो नए जो आपके बन रहे हैं वो एएस राजीव है। अब बात करेंगे हम डिटेल में सतर्कता आयुक्त के बारे में। सतर्कता आयुक्त की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1964 में। और इसके क्या कार्य होते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, इन सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो 1964 में केंद्रीय जो सतर्कता आयुक्त है वो बनाया गया था। इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी के संथानम समिति की सिफारिशों पर। ठीक है, तो जब इनकी सिफारिशें आई इसके पश्चात ये आपका जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है ये बनाया गया। इसका कार्य होता है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो कार्यरत हैं उनमें देखना कि वो किसी प्रकार का भ्रष्टाचार तो नहीं करे, या उनसे भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई मुद्दा है तो उसको सॉल्व करना, उसके बारे में जांच करना, ये सारी चीजें इनकी होती हैं। ठीक है, और पद के जो दुरुपयोग के मामले आते हैं उनको देखना। आगे बात करें इसकी कार्यवाही का जो स्वरूप है वो न्यायिक होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसके पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां पास होती हैं, यानी कि इसके अंतर्गत सिविल न्यायालय की जितनी भी शक्तियां हैं वो इनके अंतर्गत आ जाती हैं। यह किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। इसे कोई भी मंत्रालय या विभाग नियंत्रित नहीं कर सकता है, क्योंकि यह एक क्या है, कैसा है, न्यायिक स्वरूप है इसका, और सिविल न्यायालय की सारी शक्तियां इसके पास है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें कि यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसको जो रिपोर्ट अपनी करनी है या फिर जो भी देखेगा वो कौन देखेगा, संसद देखेगा। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपके जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है वो नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं उनकी समिति, ये सब मिल करके डिसाइड करते हैं कि किसको हमें क्या है ये नियुक्त करवाना है, कौन सतर्कता आयुक्त बनेगा। तो इनकी सिफारिशों पर इसे नियुक्त किया जाता है। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्त होते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे इनके साथ काम करने वाले एक जो होगा मेन होगा, इनके साथ दो और बनाए जाते हैं, तो टोटल 3 इसमें मेंबर्स होते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष, यानी कि 4 साल पहले कंप्लीट हो जाए या फिर उनकी आयु 65 वर्ष हो जाए उस समय होने वाली है तो। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक यदि पहले हो जाता है तो उनकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। चलिए अब आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है, ना कि निर्यातक बना है। ठीक है, यदि वर्ल्ड लेवल पर बात की जाए तो 98% के आसपास हम आयात करते हैं अपने हथियार। ठीक, ये जो रिपोर्ट है वो हर साल सिप्री के द्वारा पेश करी जाती है। तो ये सिप्री क्या है, चलिए इसका भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हर साल हथियार आयातक और निर्यात करने वाले देशों की जो है वो सूची निकालता है और उनकी रैंकिंग देता है। इस सूची में वर्ष 2014 से 18 और वर्ष 2019 से 23 तक के आंकड़ों को आधार बनाया गया, तब जाकर के यह जो रैंकिंग है यह जारी की गई। हथियार आयातक देशों में भारत किस स्थान पर है, पहले स्थान पर है। विश्व के कुल हथियार आयात में भारत की जो हिस्सेदारी है, मैंने बताया आपको 9.8% हिस्सेदारी रही है। वर्ष 2014 से 18 और 2019 से 23 के बीच भारत का जो हथियार आयात रहा है दैट इज 4.7% बढ़ गया है। भारत ने रूस से सबसे ज्यादा हथियार आयात किए हैं। ठीक है, भारत के कुल हथियार आयात का 36% जो हिस्सा रहा है वो कहां रहा है, रूस से रहा है। इसके बाद बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश रहा है। इसने हथियार बेचे हैं और उसके पश्चात आपका रूस आ जाता है, फ्रांस आ जाता है दूसरे स्थान पर, और देन तीसरे स्थान पर आपका रूस आ जाता है जिसने हथियार निर्यात किए हैं। तो यदि आयातकों की बात की जाएगी तो भारत पहले स्थान पर है, यदि निर्यात की बात की जाएगी तो
कौन पहले स्थान पर है? अमेरिका। सेकंड पे आपका फ्रांस एंड थर्ड पे आपका कौन सा है? रूस है। तो उसको याद रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम कीर्ति अद्वितीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम। जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है स्कूलों में चलाया जा रहा है। बेसिकली स्कूल में आप देखते हो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, बच्चों को गेम्स खिलाए जाते हैं, बट उस लेवल के नहीं होते हैं। सिर्फ कहने के लिए सैटरडे होता है जहां पर गेम पीरियड होता है, बट बच्चे उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि टीचर्स का भी माइंडसेट वैसा ही होता है कि पढ़ाई करो, गेम्स नहीं करना है। और गेम्स के पीरियड कई बार स्किप भी कर दिए जाते हैं, एज आप देखोगे जैसे आर्ट का, ड्रॉइंग का पीरियड होता है, तो सेम वैसे ही। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर सख्ती बढ़ती जा रही है और इसको देखते हुए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खेलों के प्रति उत्साहित किया जा रहा है। अभी आप देखोगे जितने भी खेलो इंडिया के खिलाड़ी हैं, उसके लिए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो भी खेलो इंडिया के विजेता होंगे वो अब सरकारी नौकरी के पात्र होंगे। यानी कि जो भी खेलो इंडिया से जीत रहा है, उसको स्वर्ण पदक मिला है, रजत पदक मिला है, तो वो सरकारी नौकरी के लिए पात्र होगा और वो आवेदन करेगा तो उसको उसी सेक्टर में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है भारत का कल्चर गेम्स के प्रति कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे और इसमें उनको फ्यूचर दिखे। क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को आगे इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा होता है गेम्स में कोई भी। ठीक है, तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने 11 मार्च 2024 को चंडीगढ़ में अद्वितीय प्रतिभा खोज कीर्ति की शुरुआत करी है। ठीक है, यह खेलो इंडिया मिशन के तहत एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। तो किसके तहत चलाया जा रहा है? खेलो इंडिया मिशन के तहत चलाया जा रहा है, पूरे राष्ट्र में यह चलाया जा रहा है। इसमें खेल और पढ़ाई के बीच सही संतुलन को लेकर के बातें कही गई हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक उपकरणों के सहयोग से शारीरिक शिक्षा में शिक्षकों और विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ भी शामिल होंगे और शिक्षक भी शामिल होंगे। इसके पहले चरण में आप देखोगे तो 10 खेल जोड़े जा रहे हैं। कौन कौन से 10 खेल हैं? तीरंदाजी है, एथलेटिक्स है, आपका मुक्केबाजी है, यहाँ पर फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, भारोत्तोलन है और कुश्ती है। इसको इसमें शामिल किया गया है पहले चरण में। आगे बात कर लेते हैं। इसका बेसिकली जो उद्देश्य है वो यही है कि 9 से 18 वर्ष के आयु के जो भी बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली एथलीट हैं, इनको पहचाना जाए। ठीक है, इनको चिन्हित किया जाए, जो वर्तमान के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, देन उसको आगे भेजा जाए, चाहे वो ओलंपिक्स के लिए हो, चाहे वो अदर एशियन गेम्स के लिए हो, वो आगे बढ़े। ठीक है, अधिसूचित प्रतिभा मूल्यांकन केंद्र के माध्यम से पूरे वर्ष में देश भर से 20 लाख एथलीटों का मूल्यांकन किया जाना। इसके तहत यह इनका जो एक पैरामीटर है वो सेट किया गया है कि 20 लाख एथलीट हमें चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एथलीटों को यहाँ पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और देन इसके बाद जो बच्चे निखर के उभर के आएंगे तो उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा आगे पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, चलिए खेलो इंडिया मिशन की बात करें तो यह युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की योजना है और इसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना है और खेल उत्कृष्टता हासिल करनी है और लोगों को लगना चाहिए कि खेल में कैरियर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत का पहला फ्यूचर लैब सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला जो फ्यूचर लैब सेंटर है ये बनाया जा रहा है। अब फ्यूचर से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि हम फ्यूचर में AI टेक्नोलॉजीज इन सारी चीजों के बारे में बात करें तो यहाँ पे माइक्रोचिप्स बनाई जाएंगी। जो AI जनरेशन हमारी आ रही है वहां पर नए नए जो चीजें हैं उनको विकसित करने की बात की जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे नाम इसका क्या रखा गया है? फ्यूचर लैब रखा गया है। यानी कि फ्यूचर को हमने सोच करके इस लैब को क्या किया है? स्थापित किया है, जो कि कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में है। ये भारत का पहला फ्यूचर लैब केंद्र है और ये बना कैसे है? तो ये CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसके द्वारा स्थापित किया गया है। इस सेंटर में सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसका नाम दिया गया है। आगे बात करें, यह नेक्स्ट जनरेशन चिप डिजाइन करेगा, इसके लिए वर्क करेगा। नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर, ठीक है, इसके लिए चिप डिजाइन करेगा, ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा और इस क्षेत्र में रिसर्च करेगा, जो भी महत्वपूर्ण भूमिका है वह निभाएगा। साथ ही साथ CDAC को इंडस्ट्री, छात्रों और स्टार्टअप तथा शिक्षा जगत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, जो बच्चे साइंस में जिनका माइंड बहुत अच्छा है, अभी गवर्नमेंट देखो हर एक क्षेत्र में वर्क कर रही है और बच्चों को आगे लाना चाहती है, चाहे वो आपका अभी जस्ट मैंने खेलो इंडिया बताया आपको, यहाँ पर क्या है कि स्कूली छात्र जो हैं उनको इससे जोड़ना है, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना है। इससे यदि वो माइक्रोचिप्स में बहुत इंटरेस्टेड है, बनाना जान रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम उनका प्रयोग कर सकते हैं बनवाने में, या फिर उनका कोई सेंटर है वहाँ पर उनको लेकर के जा सकते हैं। तो यहाँ से इंडस्ट्री में बच्चों को लाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा, स्टार्टअप्स करवाए जाएंगे ताकि हमारे जो देश की जनता है वो अभी से इसमें इन्वॉल्व होने लगे। ये हमारा क्या है? फ्यूचर प्लान है। आप चाइना को देखते हो कि चाइना में वो सब खुद ही बनाते हैं, घर घर में घड़ियाँ बन रही है। ठीक है, घर घर में आप देखोगे कि लाइट्स बन रही है। तो
सेम वैसे ही हमें इंडिया में करना है, ठीक है। इसमें तिरुवनंतपुरम को इनोवेशन हब बनाने में सहायता भी प्राप्त होगी। आगे बात कर लेते हैं, ये तो हमारा रहा था न्यूज तक का। अब हमारा क्वेश्चन जैसे कि डेली रहता है, तो भारत का पहला फ्यूचर लैब केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, बैंगलोर या फिर हैदराबाद? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर अवश्य दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे आंसर देते हो, मैं डेली पढ़ती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड आपका कोई क्वेरी रहा करे, आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप कमेंट में पूछ सकते हो।